नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज का वीडियो स्पेशल मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन-कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए और कैसे मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में आज हम थोड़ा-सा डिटेल में समझेंगे। जी हाँ, मेडिकल प्रोफेशनल्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी चाहिए, वो भले ही उनकी टर्नओवर 1 लाख रुपए हो साल की या 1 करोड़ रुपए हो, उन्हें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट जरूर मेंटेन करनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक होता है एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सिंपल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है ये। कैश बेसिस का मतलब है आपको अपनी किताबों के अंदर वो डिटेल्स डालनी है जब आपके पास कैश आ गया है और आपने जब कैश पे कर दिया है, और जैसे ही आपने खर्चा बुक किया, जैसे ही आपने खर्चा पैसा आ गया आपके पास, रेवेन्यू आ गया, आपको वो पैसा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बुक कर देना है। ये आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। लेकिन अगर कई केसेस के अंदर हम एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग भी बनाते हैं, यानी कि मुझे अपनी लिफ्ट का मेंटेनेंस अगले महीने पे करना है, मुझे अपने इसका ये कुछ और टाइम बाद पे करना है, मेरे पास एक बिल आ गया है बट मैंने अभी उसको पे नहीं किया है, मैं अगले महीने पे करूंगा या 2 महीने बाद पे करूंगा, तो वो मेरा एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर उस बिल को मैं बुक कर लेता हूं। कैश बेसिस के अंदर इस तरह के बिल्स को बुक करने की जरूरत नहीं होती। आपको जब आप उसको पे कर रहे हो तभी आपको वो बुक करना है। तो कैश बेसिस के अंदर आपका थोड़ा सा खर्चा भी कम रहता है और थोड़ा सा आपका रेवेन्यू भी कम रहता है। तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटर रहता है। बट रियल रिफ्लेक्शन आपका एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग से आता है कि एक्चुअली आपने कितना एक खर्चा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बुक कर लिया है और कितना रेवेन्यू आपका बुक हो गया है। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के लिए, और जो मेथड आप यूज करेंगे वो पूरा साल मेंटेन करना है आपको, और साल दर साल मेंटेन करना है। क्योंकि जब भी आप मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चेंज करते हो तो असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर सबसे पहले यही सवाल पूछता है, आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्यों चेंज किया है। तो बेटर है आप एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग को चूज करें और उसे आप फॉलो करें। तो अगर मेरी राय माने तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेटर है। अगर आप साल का 50 लाख रुपए तक का रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, अगर आपका रेवेन्यू उससे ऊपर जा रहा है, तो बेटर है आप एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के मेथड को फॉलो करें, जिसके अंदर हम अपने डाटास को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। अब ये तो बात हो गई मेथड ऑफ अकाउंटिंग की। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेडिकल प्रोफेशनल्स को बनानी होती है, वो तैयार ही करनी होती है। देखो, एक तो होता है कैश बुक, यानी कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये तो आपको मेंटेन करना ही करना है। ये आपको दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन करना है, कैश में भी, एक्रूअल के अंदर भी। और एक्रूअल के अंदर भी कैश बुक जो होती है, पर्टिकुलर जो कैश बुक होती है, उसके अंदर यही चीज मेंटेन होती है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया ऑन एक्चुअल डेट बेसिस। ठीक है। उसके बाद दूसरी बुक होती है जर्नल बुक। जर्नल बुक का मतलब है जहां पर कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है, जहां पर आपको पेमेंट करनी है या जहां पर पेमेंट आनी है, उन एक्रूअल अकाउंटिंग डिटेल्स को भी आप इसके अंदर मेंटेन करते हो। तो ये आपका सिर्फ एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर जर्नल बुक आपकी मेंटेन होती है। कैश बेसिस के अंदर इस बुक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई खर्चा बुक किया और वो खर्चा आपका 25 रुपए तक का है या 25 रुपए से 50 रुपए तक का है, तो आप उसकी कार्बन कॉपीज भी रख सकते हो। आपके पास ओरिजिनल बिल नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो खर्चा आपका 50 रुपए से ज्यादा है तो आपको उसका ओरिजिनल बिल अपने पास रखना चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर उस 50 रुपए से ऊपर के खर्चे को आपसे डिमांड कर सकता है, और अगर आप उसका ओरिजिनल बिल उसे नहीं दे पाओगे तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। आपको लेजर्स भी मेंटेन करने होते हैं। लेजर्स का क्या मतलब है? अब मैंने अपने पास एक एम्प्लॉय रखा हुआ है, उस एम्प्लॉय की सैलरी है 25,000 रुपीज पर मंथ। अब मुझे उसको 25,000 रुपीज पे करने हैं, लेकिन मैंने 2 महीने से उसकी सैलरी पे नहीं करी है, तो मैं एक लेजर मेंटेन करूंगा ना उसके नाम का, एम्प्लॉय के नाम का, कि भाई एक महीना ये 25,000, दूसरा महीना ये 25,000, अभी मैंने पे नहीं किया तो 50,000 रुपए उसके खड़े हुए हैं। तो अब मैं उसको 50,000 रुपए जब मैं पे करूंगा तो वो भी उसके लेजर में जाके उसका लेजर बराबर हो जाएगा। तो इस बुक को हम कहते हैं लेजर बुक। ये लेजर बुक आपको दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बनानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आपने कुछ वाउचर्स होते हैं, आपके कुछ खर्चों के वाउचर्स होते हैं, वो भी आपको दोनों मेथड ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बनानी चाहिए।
तो वाउचर्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप बनाएंगे तो इट विल बी फ्रूटफुल जहां जहां वाउचर्स आपके कैश के या बैंक के वाउचर्स जो आपको बनाने हैं। अब अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो आपको इन बुक्स के अलावा एक डेली केस रजिस्टर भी मेंटेन करना है। वो डेली केस रजिस्टर के अंदर फॉर्म नंबर 3C बोलते हैं इसको, इसके अंदर आपको कितने पेशेंट्स आए, हर पेशेंट का नाम, हर पेशेंट को जो सर्विस आपने दी और हर पेशेंट से आपने कितना अमाउंट चार्ज किया, ये एक रजिस्टर डेली बेस के ऊपर डेली केस रजिस्टर के हिसाब से डेट वाइज आपके पास ये रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज आपको और मेंटेन करनी है जिसे हम बोलते हैं इन्वेंट्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। आपके पास कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, आपके पास मेडिसिन होते हैं, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स काफी सारी मेडिसिन भी देते हैं। आपके पास बहुत सारे जैसे कॉटन होती है या फिर कुछ चेकिंग का सामान होता है, कुछ टूट फूट हो जाती है, तो आपको इनका इन्वेंट्री मेंटेन करना है, इनका स्टॉक मेंटेन करके उस रजिस्टर के अंदर दिखाना है कि ओपनिंग बैलेंस में ये स्टॉक इतना था आपके पास, कंज्यूम इतना हो गया है और क्लोजिंग बैलेंस में इतना स्टॉक बचा हुआ है। तो ये एक इन्वेंट्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर भी आपको पूरा का पूरा मेंटेन करना होता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो दोनों केस के अंदर है और ये जो दोनों डेली केस रजिस्टर और इन्वेंट्री रजिस्टर, ये आपको मिनिमम किसी भी साल का अगले 6 साल तक मेंटेन करना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कहां पे मेंटेन करनी है, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर आपको मेंटेन करनी है। अब आपका ऑफिस है, आपका क्लिनिक है दिल्ली के अंदर और साथ में आपका फरीदाबाद के अंदर भी क्लिनिक है, साथ में आपका नोएडा के अंदर भी क्लिनिक है, तो आपको फरीदाबाद की बुक्स फरीदाबाद के अंदर, नोएडा की बुक्स नोएडा के अंदर और दिल्ली की बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिल्ली के अंदर आपको ये मेंटेन करनी है। हाँ, कंसोलिडेटेड जो है आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली है, तो यहां पर आप उसको पूरे को कंसोलिडेट करके उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करोगे तो सेक्शन 271A के अंदर, इनकम टैक्स के सेक्शन 271A के अंदर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी है। तो उस पेनल्टी से भी बचाइए। और अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को नहीं मिलेगी तो वो अपने हिसाब से आपकी इनकम को असेस कर देगा। यानी कि वो कहेगा जी आपने तो साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपया कमाया, 5 करोड़ रुपया कमाया, मैं तो इस हिसाब से टैक्स लगा दूंगा। तो बेटर है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें। उस तरह के लिटिगेशन मैटर से भी बचेंगे जहां पे ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा है अपने हिसाब से, जहां पर 1.5 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर टैक्स लगा रहा है वो, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगी तो वो आपके लिए एविडेंस का भी काम करेंगी कि भाई हमारे पास इतना पैसा आया है और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता असेसिंग ऑफिसर के द्वारा अगर हमारे पास उसके प्रॉपर सपोर्टिंग्स, प्रॉपर बिल्स, ये सारी चीजें हमारे पास प्रॉपर मैनर के अंदर हमारे पास रखी हुई है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी और आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए अगर कोई भी पॉइंट से रिलेटेड आपको इशू है तो आप मुझे वो क्वेरी रेज कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी इन सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू।